आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जेईई मेंस 2019 में इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जितना हो सकता है इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है पहले मैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगी और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से उन सब के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो उसे प्लीज समझने की ट्राई कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 90% चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जेईई 2020 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई क्यू। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएससीपीआर थ्योरी। वीएससीपीआर थ्योरी ने तो ज्यादा कुछ नहीं किया था, उसने बस मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसने क्या बोला था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती है तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, उसने क्या बोला था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती है तो इस ओवरलैपिंग की वजह से ही कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। उसने क्या बोला कि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना मेरा बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन उसने इस चीज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसने ऐसा नहीं बोला कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बन रहा है। अब देखो, अगर ये ऑर्बिटल्स पूरी की पूरी ओवरलैप कर जाए, अगर ये ऑर्बिटल्स पूरी ही ओवरलैप कर जाए तो बॉन्ड तो फिर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारी ओवरलैपिंग होती है वो 50% से ज्यादा पॉसिबल नहीं होती। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया और ना ही उसने कुछ मॉलिक्यूल्स के लाइक जो O2, F2 होते हैं इनके जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उन सबको एक्सप्लेन किया, ना ही उन्होंने उनके कलर्स को एक्सप्लेन किया। ऑल्दो जो हमारे ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके मैग्नेटिक कैरेक्टर को इसने एक्सप्लेन किया, लेकिन जो हमारे O2 मॉलिक्यूल होता है, F2 होते हैं, इनके मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब इस थ्योरी की काफी सारी लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हंट्स और मुल्किन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिफाइन करी। ठीक है, उसने क्या बोला कि ये जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जो मेरी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही है वो ओवरलैप करने के साथ साथ कंबाइन भी कर रही है। ठीक है, उसने क्या बोला कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ओवरलैप करने के अलावा कंबाइन कर रही है, और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रही है तो ये मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, किस तरीके से, चलो हम देखते हैं। यहाँ पे उसने क्या बोला कि मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, डीबीटी ने बोला कि ये दोनों क्या करेगी, ओवरलैप करेगी और इन दोनों की आइडेंटिटी एज इट इज रहेगी, इन दोनों की आइडेंटिटी एज इट इज रहेगी। लेकिन एमओटी ने क्या बोला कि जब ये ओवरलैप करती है, जब ये ओवरलैप करती है तो ये इस तरीके से कंबाइन हो जाती है, और कंबाइन होने के बाद यहाँ पे इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल सिर्फ ओवरलैपिंग नहीं कर रही, वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब ये जो मेरी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगी तो मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो टाइप्स की यहाँ पे बनती है। हाइब्रिडाइजेशन के केस में हम लोगों ने देखा था कि एक सिंगल एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स कर रही थी और मिक्सिंग के बाद वो सेम एनर्जी की हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रही थी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में क्या होता है, दो डिफरेंट एटम की ऑर्बिटल्स क्या करेगी, आपस में कंबाइन करेगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी। जितनी मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगी उतनी ही मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। डिफरेंस समझना, हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम की सारी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स कर रही थी और मिक्स करके एक सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही थी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, दो डिफरेंट एटम की दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करती है, आपस में कंबाइन करती है, और कंबाइन करने के बाद ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करती है। अब दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कैसे करेगी, देखो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ये दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिक्स करेगी, कंबाइन करेगी और आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेगी। देखो, अब जो स्ट्रोडिंगर था, स्ट्रोडिंगर ने क्या बोला कि जो मेरा ऑर्बिटल है, जो मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक इलेक्ट्रॉन वेव ही तो है, वो एक इलेक्ट्रॉन वेव ही तो है। यानी कि उसने क्या बोला कि जो मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक इलेक्ट्रॉन वेव है, और उसने
हमने वेव फंक्शन दिया था साई, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही है, मतलब मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन वेव है जो आपस में कंबाइन कर रही है, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन वेव है इस तरीके से जो आपस में कंबाइन कर रही है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो इन दोनों वेव के कंबाइन करने की देखो दो चांसेस है। हो सकता है कि ये दोनों वेव सेम फेज में कंबाइन करे, प्लस वाला प्लस से कंबाइन करे, नेगेटिव वाला नेगेटिव से कंबाइन करे। जब ये दोनों वेव आपस में ओवरलैप करेगी, जब ये दोनों वेव कंबाइन करेगी, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये प्लस वाला प्लस से ओवरलैप करे, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ओवरलैप करे, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी भी है कि प्लस वाला नेगेटिव से ओवरलैप करे और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ओवरलैप करे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। अगर दोनों सेम फेज में ओवरलैप करेगी तो देखो एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, दूसरे के क्रेस्ट से कंबाइन करेगा और जो मेरी वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड इस तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों सेम फेज में ओवरलैप कर रही है और अगर ये दोनों अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगी तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को इस तरीके से कैंसिल करेगा और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगा, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जो मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन वेव ही है। जैसे मेरी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है, उसका मतलब यही है कि मेरी ये दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स आपस में कंबाइन कर रही है और यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग के बाद जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है, वैसे ये हमारी इलेक्ट्रॉन वेव ओवरलैप करके एक सिंगल वेव यहाँ पे बना रही है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि जब दोनों सेम फेज में ओवरलैप कर रही है, जब दोनों सेम फेज में ओवरलैप कर रही है तो इस तरीके की इलेक्ट्रॉन वेव है, और जब अपोजिट फेज में ओवरलैप कर रही है तो इस तरीके की इलेक्ट्रॉन वेव है। सिमिलर क्राइटेरिया यहाँ पे होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में। जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है वो भी दो तरीके से कंबाइन करेगी, एक बार वो सेम फेज में कंबाइन करेगी, एक बार वो सेम फेज में कंबाइन करेगी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, और एक बार वो अपोजिट फेज में कंबाइन करेगी। कैसे, देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरीके से कंबाइन करती है, ठीक है। अब देखो जैसे हाइब्रिडाइजेशन के केस में था कि जितनी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रही थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतनी ही थी। ऐसे ही यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। लाइक अगर मैं बात करूं 1s और 1s की, ठीक है, और याद रखना वही ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करती है जिनकी या तो एनर्जी सेम हो, जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या ऑलमोस्ट सिमिलर हो। दूसरा, उनकी सिमिट्री भी सेम होनी चाहिए, उनकी सिमिट्री भी सेम होनी चाहिए। अब 1s और 1s की अगर मैं बात करूं तो 1s आपस में कंबाइन कर सकता है, 1s 2s नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 1s और 2s में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए। और देखो इनकी जो सिमिट्री है ऑलमोस्ट ये सेम है, तो जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगी इस तरीके से, ये दोनों क्या करेगी, आपस में ओवरलैप करेगी, ठीक है, ओवरलैप किया। अब इन दोनों से मिलकर क्या बनेगी, मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगी, देखो एक पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम फेज में ओवरलैप करें, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपोजिट फेज में ओवरलैप करे। तो जब ये सेम फेज में ओवरलैप करेगी तो इस तरीके से इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और हमारी ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरीके की बन जाएगी, ठीक है। अब देखो जब ये ओवरलैप कर रही है तो जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस रीजन में मैक्सिमम है। जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस रीजन में मैक्सिमम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो इस रीजन में मैक्सिमम है, मतलब ये जो मेरे दोनों न्यूक्लियस है इनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन्स ही आ गए, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगी वो मिनिमम हो जाएगी। और अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन मिनिमम है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो मेरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, सिस्टम मेरा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जब सेम फेज में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेगी तो क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, और जब अट्रैक्शन होगी तो स्टेबलाइज हो जाएगी, और स्टेबलाइजेशन की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये जो हमारी ऑर्बिटल्स है इनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से ऐसी ऑर्बिटल्स को हम लोग बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर बीएमओ से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर बीएमओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये अपोजिट फेज में ओवरलैप करती, अगर ये अपोजिट फेज में ओवरलैप करती तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों अपोजिट फेज में है, ये प्लस साइन है, ये नेगेटिव है, दोनों अपोजिट फेज में है। तो क्या होता है, जिस फेज में ये ओवरलैप कर रही है तो जो हमारी यहाँ पे एक्सिस होगी, जहां पे हमारा न्यूक्लियाई होगा, उनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा दूर चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सपोज यहाँ पे ये मेरा न्यूक्लियाई है, तो जो न्यूक्लियाई है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही दूर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जब ये दोनों सेम फेज में ओवरलैप कर रही थी तो न्यूक्लियस के बीच में सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेकिन जब ये दोनों अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगी तो जो मेरा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस रीजन में मिनिमम होगी। क्यों मिनिमम होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी यहां से दूर चली गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से दूर चली गई। अब देखो दोनों के न्यूक्लियस पास पास है, और देखो दोनों के न्यूक्लियस जब पास पास होंगे तो दोनों में बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होगी, और अगर रिपल्शन होगी तो सिस्टम हमारा डीस्टेबलाइज हो जाएगा, और अगर सिस्टम डीस्टेबलाइज हो रहा है मतलब सिस्टम की जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि अपोजिट साइन की होती है, जो डिफरेंट फेज में ओवरलैप करती है, ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी थी, इसलिए हमने क्या बोला, बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे देखो रिपल्शन हो रही है, तो जो बॉन्ड बन भी रहा होगा वो भी टूट जाएगा, तो इसलिए हम ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है ये कैसी, ये अनस्टेबल होती है, ये सिस्टम को डीस्टेबलाइज करती है, और इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये सिस्टम को स्टेबलाइज करती है, और ऐसी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन सी कंबाइन करेगी, जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनकी सिमेट्री सेम होगी। ठीक है, जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनकी सिमेट्री सेम होगी, और जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगी उतनी ही हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। और बॉन्डिंग क्यों बनेगी, एंटी बॉन्डिंग क्यों होगी, वो बॉन्डिंग क्यों होगी, क्यों वो सिस्टम को स्टेबलाइज कर रही है, और एंटी बॉन्डिंग हमारे सिस्टम को डीस्टेबलाइज क्यों कर रही है, उसकी एनर्जी क्यों ज्यादा है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से आपस में कंबाइन करती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो देखो मैंने 1s और 1s के बीच में देखा कि जो मेरी एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए, तो 1s और 1s कंबाइन कर सकता है, लेकिन 1s और 2s आपस में कंबाइन नहीं कर सकता। तो जो मेरा 1s ऑर्बिटल है वो 1s के साथ या तो सेम फेज में ओवरलैप करेगा या फिर वो अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगा। जब सेम फेज में ओवरलैप करेगा तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इस तरीके से। लेकिन जब ये अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगा तो जो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हमारी क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं पी ऑर्बिटल्स के लिए, तो पी में मेरे पास pz होती है, px होती है और py होती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं pz ऑर्बिटल की बात करूं, अब देखो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इनके अंदर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ऐसे ही इसके केसेस में 1s के केस में क्योंकि हमारी ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रही है इसलिए ऐसी ऑर्बिटल्स को हम लोग सिग्मा 1s बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s। ठीक है, जब बॉन्डिंग बनेगी तो हम बोलेंगे सिग्मा 1s, लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग बनेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s, उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब देखो pz के केस में अगर मैं देखूं, ये मेरी pz ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है कि ये सेम फेज में ओवरलैप करे और ये अपोजिट फेज में ओवरलैप करे। सेम फेज का मतलब है कि ये दोनों पॉजिटिव आपस में ओवरलैप करेंगे, और अपोजिट फेज का मतलब है कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से ओवरलैप करेगा। तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी इस रीजन में होगी। ठीक है, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में होगी, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नहीं,
तो ये जो मेरा रीजन है ये बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी यहाँ पे चली गई। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके की यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी इस रीजन में चली गई, तो इसलिए ये जो मेरी दोनों लोब्स है ये वाली ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो अब इसमें भी मेरी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, पीजेड के केस में इसमें भी मेरी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस वजह से मैं इसको क्या बोलती हूँ, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो जब ये अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगी, जब ये अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसे दूर चली जाएगी, और जब दूर चली जाएगी तो ये दोनों लोब्स मेरी छोटी हो जाएगी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी इस साइड जा रही है और ये वाली दोनों लोब्स मेरी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे जो मेरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इन दोनों से बिल्कुल दूर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट फेज में है, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये इस एक्सिस से दूर चली जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी क्या था, सिग्मा 2pz, तो ये मेरी जब एंटी बॉन्डिंग बनाएगी तो इसको मैं क्या बोलूंगी, सिग्मा स्टार 2pz, इसको मैं क्या बोलूंगी, सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे मैंने देखा कि किस तरीके से अब 1s से कंबाइन कर रहा था, सिमिलर तरीके से मेरा 2s से कंबाइन करेगा, 3s से कंबाइन करेगा, ऐसे ही मेरा यहाँ पे सिग्मा pz से कंबाइन कर रहा है। अब बची मेरी px और py ऑर्बिटल। ठीक है, px और py ऑर्बिटल, हम लोग देखते हैं कि px और py ऑर्बिटल जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। देखो s और pz के केस में क्या था, उन दोनों के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी, लेकिन देखो जो हमारी px और py ऑर्बिटल होती है उनके केस में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। लाइक ये मेरी px ऑर्बिटल है और ये मेरी दूसरी px ऑर्बिटल है। ठीक है, अब py ऑर्बिटल भी मेरी ऐसी ही होगी, pz और pz की तो परपेंडिकुलर ही होगी px और py ऑर्बिटल। pz में मेरी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी, लेकिन py और px के केस में मेरी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। अब यहाँ पे भी दो तरीके से ओवरलैपिंग होगी, एक तो ये मेरी दोनों ऑर्बिटल सेम फेज में ओवरलैप करेगी और एक मेरी दोनों ऑर्बिटल अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगी, अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगी। जब ये सेम फेज में ओवरलैप करेगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के बीच में आ जाएगी, और जब ये अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगी, यहाँ पे जब ये सेम फेज में ओवरलैप करेगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगी, और जब ये अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगी तो अगर मेरे ये दोनों न्यूक्लियस हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे दूर चली जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी। तो जो मेरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगी, ये मेरा न्यूक्लियस है, वो कुछ इस तरीके से होगी, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से मेरी ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ठीक है, तो देखो pz और s के केस में क्या था, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने उसे सिग्मा और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स का नाम दिया। बॉन्डिंग को हमने बोला सिग्मा ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग को हमने बोला सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स। ऐसे ही इसके केस में देखो, जब यहाँ पे हम लोग ओवरलैपिंग हो रही है तो हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वहां से हमारा पाई बॉन्ड बनता है, इसीलिए हम इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, इनको हम लोग पाई 2px ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर मैं px और px को लेके चल रही हूं, लेकिन अगर मैं py और py को लेके चलूंगी तो मेरी पाई 2py ऑर्बिटल बनेगी, और अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो उसको हम लोग पाई स्टार 2px ऑर्बिटल और पाई स्टार 2py ऑर्बिटल बोलते हैं, उसको हम लोग पाई स्टार 2py ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जितनी मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगी उतनी ही मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ठीक है, दूसरा सेम सिमेट्री की और सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स हमेशा कंबाइन करेगी। 1s से कंबाइन करेगा, 1s कभी 2s से कंबाइन नहीं करेगा, 2p से कंबाइन करेगा, 2p 3p से कंबाइन नहीं कर सकता। तो एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से बनेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से बनेगी, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। बॉन्डिंग क्यों बनेगी, एंटी बॉन्डिंग क्यों बनेगी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें किसी भी स्पीशीज के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। देखो, अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास दो केसेस होते हैं। ठीक है, दो केसेस
केसेस होते हैं, हम लोग मेनली यहाँ पे जो आपके जेई के सिलेबस में है वो है होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब जो हमारे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक H2 हो गया, B2, C2, N2, जो हमारे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब देखो, सपोज करो यहाँ पे मैं जनरल लेके चल रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे N2 में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स है, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स और F2 के केस में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो मैं जनरल यहाँ पे लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ 1s ऑर्बिटल की, सपोज करो मैं जनरल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो जो मेरा 1s ऑर्बिटल होगा वो 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा और वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब ये दोनों दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में होती है, इसलिए वो स्टेबलाइज हो जाएंगे और उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको शो करूंगी, देखो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको शो करती हूँ। जो मेरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 1s और 1s से S जब ओवरलैप कर रहा था तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग को हम लोग बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। अब 1s के बाद क्या आएगा, 2s ऑर्बिटल। तो जो मेरे 2s और 2s ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपस में कंबाइन करेंगे। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो ये भी क्या बनाएंगे, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो देखो उसके बाद मेरे कौन से ऑर्बिटल्स बचे, p ऑर्बिटल्स बचेंगे, उसके बाद मेरे p ऑर्बिटल्स बचे। तो देखो p के केस में अब मेरा क्या प्रेजेंट है, px, py और pz, px, py और pz। ये मेरा एक एटम है, ये मेरा दूसरा एटम है। इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मेरी px, py और pz है, ठीक है। तो देखो pz के केस में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी और सिग्मा pz फॉर्म हो रहा था और सिग्मा स्टार pz फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो देखो जब मेरा pz और pz कंबाइन करेगा, ये डायग्राम थोड़ा गंदा सा है, आप देख लेना, बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो जब pz और pz कंबाइन करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा 2pz। ऐसे ही क्या बनेगा मेरा, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो जो जितना स्टेबलाइज होगा वो उतना डिस्टेबलाइज होगा। अब सिग्मा 2pz की एनर्जी सबसे कम है, इसके जो ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो इसी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज होंगे। अब उसके बाद मेरा बचा px और py। अब ये देखो ये दोनों डीजनरेट है, इन दोनों में बॉन्डिंग भी सेम टाइप की हो रही है, पाई मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन रहा है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो देखो इन दोनों की एनर्जी यहाँ पे सेम होगी और ये क्या फॉर्म करेगा, पाई 2px और पाई 2py। जब इनके बॉन्डिंग बनेंगे, सिमिलरली जब इनके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये वैलिड होता है मेरा O2 और F2 के केस में, O2 और F2 के केस में। जो मेरे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके केस में थोड़ा सा यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है, देखो ये जो मेरी s और p ऑर्बिटल है, जो मेरी s और pz ऑर्बिटल है, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, ठीक है। इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करती है, आपस में मिक्सिंग करती है, ठीक है, आपस में मिक्स करती है। तो जब ये दोनों आपस में मिक्स करेगी तो इनकी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक स्टेबलाइज हो जाएगी और एक डिस्टेबलाइज हो जाएगी। इसी वजह से क्या होता है, ऐसी जो हमारी जोन सी स्पीशीज जिसमें 14 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लाइक B2, C2 और N2, ऐसी स्पीशीज जिनमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनके केस में 2s और 2p के बीच में एनर्जी, 2pz के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो ये दोनों क्या करती है, आपस में मिक्स करती है। देखो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा 2s है, ये 2pz है, ठीक है, सिग्मा 2pz, 2s और 2pz, ठीक है। इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है इन केसेस में, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है 14 से कम है, तो इनमें एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये दोनों मिक्स करेगी। जब ये दोनों मिक्स करेगी तो इनमें से एक तो स्टेबलाइज होगा और एक डिस्टेबलाइज होगा। तो स्टेबलाइज होने की वजह से जो मेरा सिग्मा स्टार वाला है उसकी एनर्जी तो कम हो जाती है, लेकिन ये जो मेरा सिग्मा 2pz वाला है इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि अब जो मेरे
पाई वाले ऑर्बिटल्स है वो नीचे आते हैं पाई 2px और पाई 2py, और जो मेरा सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी ऊपर चली जाती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास B2 C2 N2 या फिर 14 इलेक्ट्रॉन से कम की बात करें तो यहाँ पे ये जो मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है p ऑर्बिटल के लिए, उनमें एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं। किस तरीके के चेंजेस आते हैं देखो, यहाँ पे पहले क्या था, मेरी पाई ऑर्बिटल ऊपर थी और सिग्मा 2pz नीचे था। अब क्या हुआ, सिग्मा 2pz की एनर्जी इंक्रीज हो गई और पाई 2pz की एनर्जी डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि इनके बीच में मिक्सिंग हुई s और pz के बीच में, तो एक की एनर्जी कम हुई, एक की एनर्जी बढ़ गई। याद रखना सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसकी एनर्जी वैसे की वैसी ही है। यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि इसकी एनर्जी क्यों नहीं कम हुई। अभी तो आपने बोला कि जो जितना स्टेबलाइज होगा वो उतना डिस्टेबलाइज होगा, ठीक है, जो जितना स्टेबलाइज होगा वो उतना ही डिस्टेबलाइज होगा। लेकिन जो हमारा सिग्मा स्टार 2pz है उसके केस में कोई मिक्सिंग, उसकी एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी एनर्जी फिर भी उतनी ही ज्यादा है। तो अगर आपसे वो पूछे B2 C2 N2 के केस में, तो मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इस तरीके का डायग्राम आता है। ये मेरे पाई स्टार ऑर्बिटल है, ये पाई स्टार 2px और ये पाई स्टार 2py, और ये क्या है मेरा सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो हम लोग फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो सेम हमारे पास रूल है, जो हमारा अफबाउ प्रिंसिपल है, हंट्स रूल है, उन सभी के बेसिस पे हम लोग फिलिंग करते हैं। देखो कैसे फिलिंग करते हैं। सपोज करो मुझे O2 के लिए फिलिंग करनी है, तो O2 में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है O2 में, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग एक ऑर्बिटल में, देखो अगर मुझे यहाँ पे फिलिंग करनी है सपोज, तो पहले मैं क्या करूंगी, एक इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी, उसके बाद फिल करूंगी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने बचे बाकी, 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब इसके केस में देखो फिर से 9 10, ठीक है। अब जब मैं फिल करूंगी तो इस तरीके से फिल करूंगी कि दोनों पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, कि मेरे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे और उसके बाद मेरी पेयरिंग होगी, उसके बाद मैं फर्दर आगे फिलिंग करती जाऊंगी, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है बस इस लेवल के अकॉर्डिंग उन सभी रूल जो हमने पहले पढ़े थे, अफबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, के पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, उसके बाद पेयरिंग होती है, उसी अकॉर्डिंग आपको फिल करने हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। और अगर मैं कॉन्फिगरेशन लिखूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन, तो क्या कॉन्फिगरेशन होगी, सिग्मा 1s है पहला, सिग्मा स्टार 1s है, देन सिग्मा 2s है, देन सिग्मा स्टार 2s, देन मेरे पास क्या है सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, देन पाई 2py, देन मेरे पास क्या है यहाँ पे सिग्मा स्टार पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन मेरे पास क्या है सिग्मा स्टार 2pz। तो मुझे O2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बचे 8। यहाँ पे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10, अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, देन पाई 2py में जाएगा, देन इसमें जाएगा, देन इसमें जाएगा, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बचे और कितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा पाई स्टार 2px में और एक इलेक्ट्रॉन मेरा जाएगा पाई स्टार 2py में। तो इस तरीके से हमको उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ सिर्फ यही डिस्कस किया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं, किस तरीके से आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, रीजन क्या है O2 और F2 के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके का होने का, इनमें जो एनर्जी लेवल है वो ऐसा होने का, और B2 C2 और N2 के केस में इस तरीके का एनर्जी लेवल होने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस MO2 की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, हम लोग बताते हैं कि डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा, और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।